ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर। ठीक है, तो हमने रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर में देखा था कि टॉर्क का दो इक्वेशन हमें मिलता था। एक टॉर्क इज इक्वल टू के, और के यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, स्कैटर फ्लक्स पर पोल, और रोटर करंट I2 cos phi2, जहां cos phi2 रोटर पावर फैक्टर है। ठीक है, और एक और इक्वेशन हमने देखा जहां हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज कहीं ना कहीं इस फ्लक्स के वजह से है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। तो एक और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने यूज किया K1, और उसके बाद हमें मिला रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ, रोटर का करंट और रोटर के पावर फैक्टर के टर्म में एक इक्वेशन हमें ये मिला। यानी रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर में हमने ये दो इक्वेशन बेसिकली देखा, जिससे हमें रिलेशन पता चलता है आपके टॉर्क यानी इंडक्शन मोटर के रोटर के अंदर जो टॉर्क है, टॉर्क जो डेवलप हो रहा है, और पावर फैक्टर के बीच का रिलेशन हमें ये मिलता था। ठीक है, आज हम लोग वही डिटेल से कंडीशंस को देखेंगे कि टॉर्क के और भी इक्वेशंस होंगे, वो कौन कौन से इक्वेशंस होंगे और किन किन कंडीशंस में होंगे। जैसे हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में चीजें इंटायरली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यानी ऐसा कंडीशन जब इंडक्शन मोटर जस्ट स्टार्ट होने वाला है, यानी एक टॉर्क लगेगा और उसको घुमाना शुरू कर देगा, तो जस्ट स्टार्ट होने वाला है, जो टॉर्क लगेगा और उसको घुमाना शुरू करेगा उसको हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क बोलते हैं। यानी रोटर ने भी घूमना शुरू नहीं किया है, जस्ट अब टॉर्क लगने वाला है, स्टार्टिंग टॉर्क, और उसको रोटर को घुमाना शुरू करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग देखेंगे और रनिंग टॉर्क हम लोग देखेंगे। दोनों ही में क्योंकि होता क्या है कि स्टार्टिंग के समय और रनिंग के समय सिचुएशंस बिल्कुल अलग होता है। इंडक्शन मशीन के केस में हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेटली स्टार्टिंग के कंडीशन में आपका रोटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के कंडीशन में NR 0 होगा, और रनिंग कंडीशन में NR की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जो रेटेड वैल्यू पे और लोड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसके हिसाब से हम लोग देखते थे तो स्टार्टिंग के कंडीशन में हमें स्लिप की वैल्यू 1 मिलती थी, और अगर रनिंग करते करते, हालांकि इंडक्शन मशीन में ऐसा होता नहीं है कभी भी कि आपका रोटर कभी भी सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के स्पीड के बराबर पहुंच जाए, यानी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर पहुंच जाए, लेकिन फिर भी हम लोग लेके चलते हैं कि अगर एक्सट्रीम केस होता है तो एक्सट्रीम केस क्या पॉसिबल है यहाँ पर कि जस्ट NR = NS हो जाए। तो उस केस में, एक्सट्रीम केस में जब NR = NS हो सकता है, ऐसा कंडीशन हम लोग ले लें कि अगर ऐसा पॉसिबल होता NR = NS हो जाता, तो हम लोग देखते हैं कि उस केस में इस 0 हो जाता। ठीक है, क्योंकि पता है हमें कि रिलेशन NS और NR के टर्म में क्या होता है, NS - NR / NS। ठीक है, तो जाहिर है स्टार्टिंग कंडीशन में जब NR 0 तो ये 1 हो गया, और बाद वाले कंडीशन में कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल होता कि किसी तरह से NR NS के बराबर पहुंच जाता अपने एक्सट्रीम केस में, अपने मैक्सिमम वैल्यू में, तो उस केस में डेफिनेटली NS - NR 0 हो जाता और S की वैल्यू हमें 0 मिलती। ठीक है, इसी से हमने रिलेशन देखा फ्रीक्वेंसी के बीच में कि स्टार्टिंग के कंडीशन में रोटर के कंडक्टर्स के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं तो बाद में जो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी रोटर ने जब रोटेट करना शुरू कर दिया तो बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो S टाइम सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है। और डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा तो रिएक्टेंस में बदलाव आएगा, रोटर के रिएक्टेंस में बदलाव आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी रिएक्टेंस होता है, कोई भी रिएक्टेंस हम लोग उठा लें तो उसका फार्मूला, और यहाँ हम लोग कौन से रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंडक्शन मशीन में कोई कैपेसिटिव सर्किट है नहीं, तो जाहिर है जिस हम लोग रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमें पता है ये कितना होगा, 2πfL। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंस। तो डेफिनेटली रोटर के केस में भी क्या होगा, तो रोटर के केस में भी हम लोग रोटर का ईएमएफ निकाल रहे हैं, रोटर का हम लोग रिएक्टेंस निकाल रहे हैं, तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि रोटर साइड में हम लोग 2 सफिक्स देते हैं, तो रोटर का रिएक्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। स्टैंड स्टिल कंडीशन में यानी जब रोटर ने रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया है, जब रोटर 0 स्पीड पे है, 0 आरपीएम पे है, उस कंडीशन में ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। सप्लाई
फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कि हमें ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, बाकी सारे कंडीशन में क्या होगा, तो बाकी सारे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि रोटर ने एक बार रोटेट करना स्टार्ट किया तो स्लिप की वैल्यू क्या होती है, स्लिप की वैल्यू कम होने लगती है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज होने लगती है स्लिप की वैल्यू। स्लिप की वैल्यू इस डायरेक्शन में डिक्रीज होने लगेगी फ्रॉम 1 to 0, यानी रोटर जब नहीं रोटेट कर रहा है तो स्लिप की वैल्यू 1 है, रोटर ने रोटेट करना शुरू किया तो स्लिप की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और अल्टीमेटली अगर ऐसा सिचुएशन पहुंचता है कि nr ns के बराबर है तो उस केस में स्लिप की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सेम इसी रिलेशन से हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी रिलेशन से हम लोग फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, स्टार्टिंग के कंडीशन में f होगा और बाद वाले कंडीशन में SF होगा। इसका मतलब अगर स्लिप 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी अगर स्लिप डिक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी इस डायरेक्शन में। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, रोटर के कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी, बताइए एनीवन? हाँ बोलो आरती। स्टार्टिंग में यस, बहुत बढ़िया। तो जाहिर है हम लोगों ने देखा कि स्लिप का रिलेशन स्टार्टिंग कंडीशन में, यानी जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 होती है, और जैसे ही रोटर रोटेट करने लगता है इस डायरेक्शन में स्लिप की वैल्यू कम होने लगती है, और कम होते होते अगर ऐसा पॉसिबल होता कि nr का स्पीड ns के बराबर हो तो स्लिप हमें 0 मिलेगा, यानी स्लिप स्टार्टिंग कंडीशन से लेके रनिंग कंडीशन में रेटेड स्पीड तक जाते जाते स्लिप डिक्रीज कर रहा है। स्लिप डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि रोटर के अंदर, रोटर के कंडक्टर्स के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी स्लिप के हिसाब से डिक्रीज कर रही है, क्योंकि बाद में रनिंग कंडीशन में हमें ऐसे फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो जाहिर है जब स्लिप मैक्सिमम है, यानी स्टार्टिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, बाकी सारे केसेस में जब रोटर रन करना शुरू करता है तो फ्रीक्वेंसी कम होते जाती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द रोटर, और ऐसा समय जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी भी 0 मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। और फ्रीक्वेंसी 0 होना भी चाहिए। ऐसे कंडीशन में जब nr ns के बराबर हो जाए, nr ns के जैसे ही बराबर हो जाएगा तो कोई रिलेटिव मोशन रहा ही नहीं सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर कंडक्टर्स के बीच में, और कोई रिलेटिव मोशन रहा ही नहीं सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर कंडक्टर्स के बीच में, तो कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, और कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा तो जब ईएमएफ इंड्यूस हो ही नहीं रहा है तो जाहिर है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। क्लियर हुआ कांसेप्ट? यानी फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग कंडीशन में मैक्सिमम होगा, बाकी सारे कंडीशन में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता चला जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ रोटर, यानी nr पे डिपेंड करता हुआ। इज दैट क्लियर? इसीलिए होता क्या है कि स्टार्टिंग के कंडीशन में और रनिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर के केस में सिचुएशन बिल्कुल अलग रहता है, इसलिए दोनों टॉर्क को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेटली जो टॉर्क होगा स्टार्टिंग के कंडीशन में कुछ और टॉर्क होगा और रनिंग के कंडीशन में कुछ और टॉर्क होगा, इसलिए दोनों टॉर्क को हम लोग इंडिविजुअली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कांसेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। तो ये मेनली हमने दो इक्वेशन टॉर्क का देखा था, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, जो हमारा पिछला टॉपिक था रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर, इसमें हमने टॉर्क का ये दो इक्वेशन हमने देखा था। चैट बॉक्स में किसका आ रहा है? स्टार्टिंग, ओके ठीक है। अब नया टॉपिक दे दीजिए, स्टार्टिंग टॉर्क। अब हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे। नया टॉपिक दे दीजिए, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो नए टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं एंड न्यू टॉपिक इज स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। द टॉर्क डेवलप्ड
at the rotor of the induction motor at the instant of starting is called the starting torque. Is called the starting torque. सर हाँ बोलो सर स्टार्टिंग टॉर्क से अच्छा ठीक है, फिर से बोल देते हैं इंस्टेंट ऑफ द स्टार्टिंग के बाद से क्या बोले? at the instant of starting is called the starting torque. ठीक है। अब जो टॉर्क है ना, चाहे वो स्टार्टिंग टॉर्क हो या रनिंग टॉर्क हो, अभी हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे और देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जो हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे उसमें देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए और उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगला पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए इन सम केसेस the starting torque is greater than the normal running torque. In some cases the starting torque is greater than the normal running torque. कॉमा देके आगे लिख लीजिए whereas in some cases या ऐसे कर लो in some other cases, whereas in some other cases it is somewhat somewhat less. ठीक है, तो अभी हम लोग इक्वेशन डिराइव करके लाएंगे स्टार्टिंग टॉर्क का और बाद में फिर हम लोग रनिंग टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करके लाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो एम्पिरिकल इक्वेशन था पहले हम लोगों ने डिराइव किया ना, पहले हम लोगों ने जो ये दो इक्वेशन लाया ना, ये एकदम बेसिक इक्वेशन है, एम्पिरिकल इक्वेशन है। ठीक है, एक्चुअल इक्वेशन जब हम लोग डिराइव करके लाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे फैक्टर पे टॉर्क डिपेंड करता है। हम लोग देखेंगे रोटर के रेजिस्टेंस पे भी टॉर्क डिपेंड करेगा, आपके रोटर के ईएमएफ पे भी टॉर्क डिपेंड करेगा, हम लोग देखेंगे पावर फैक्टर पे भी टॉर्क डिपेंड करेगा। ठीक है, रिएक्टेंस पे भी टॉर्क डिपेंड करेगा और ओवरऑल इंपीडेंस पे भी टॉर्क डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एकदम एम्पिरिकल इक्वेशन है, यानी बेसिक इक्वेशन है। जैसे कैसे हम लोग एबीसीडी सीखते हैं, तो सबसे बेसिक एबीसीडी हुआ और बाद में उस एबीसीडी का यूज करके हम लोग वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, पैराग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं और बाद में पूरा का पूरा स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह ये एम्पिरिकल इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन एम्पिरिकल इक्वेशन है। जैसे ही एक्चुअल इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे हम लोग देखेंगे टॉर्क बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है और सारे फैक्टर अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से वैरी करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर्स जिन पे टॉर्क डिपेंड करता है उनके वैरी करने की वजह से टॉर्क की प्रॉपर्टीज में और टॉर्क के मैग्नीट्यूड में बदलाव आता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि केसेस पॉसिबल हो सकता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मल रनिंग टॉर्क से हमेशा ज्यादा होगा और कुछ केसेस में ये कम भी हो सकता है। हम लोग देखेंगे किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए अब आगे लिख लीजिए, चलते हैं अब हम लोग इक्वेशन डिराइव करने स्टार्टिंग टॉर्क का। तो पहले जो जो क्वांटिटीज यूज करेंगे हम लोग टॉर्क को डिराइव करने में उसके बारे में लिख लें। तो लिख लीजिए E2 के लिख लीजिए इंड्यूस्ड EMF इन रोटर कंडक्टर्स, induced EMF in rotor conductors per phase
हमेशा ध्यान में रखना है जो हम लोग वोल्टेज की चर्चा कर रहे हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की चर्चा कर रहे हैं रोटर कंडक्टर्स का, वो हम लोग पर फेज वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी वैल्यू अभी हम लोग लेंगे टॉर्क के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, वो फेज वैल्यूज लेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिव क्वांटिटीज में एसी के केस में हम लोग दो तरह की वैल्यू लेते हैं, लाइन वैल्यूज और फेज वैल्यूज। जैसे वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज। यहां ध्यान रखना है इस इक्वेशन को डिराइव करने में जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं वो फेज वैल्यूज है, इसीलिए पर फेज आ रहा है। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू रोटर ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स पर फेज एट स्टैंड स्टिल। खासकर ध्यान में रखना है ये उस समय का वोल्टेज है जब रोटर स्थिर है, स्टेशनरी है, रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, यानी स्टैंड स्टिल पे है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क लगा रहे हैं, स्टार्टिंग टॉर्क निकाल रहे हैं, उसका मतलब ही है कि रोटर ने अभी रोटेट करना स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्टिंग टॉर्क लग के उसको रोटेट कराएगा। ठीक है, तो सारा कंडीशन स्टैंड स्टिल का है। तो E2 हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स पर फेज एट स्टैंड स्टिल। ठीक है, R2 में आ जाइए। R2 रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। R2 क्या है? रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। अब देखो तो ये स्टैंड स्टिल के लिए होगा कि रनिंग कंडीशन के लिए होगा? R2 स्टैंड स्टिल के लिए होगा कि रनिंग कंडीशन के लिए? हाँ बोलो आरती, आवाज नहीं आ रही है। सर बोल रहे थे सर दोनों ही कंडीशन। हाँ बोलो। चैट में लिख दो। माइक्रोफोन म्यूट हो गया तुम्हारा, फिर से बोलो माइक्रोफोन अनम्यूट करके। सर बोल रहे थे आवाज कट जा रहा है, आवाज कट रहा है। और माइक्रोफोन म्यूट है तुम्हारा आती, माइक्रोफोन म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोलो। ठीक है, चलो स्नेहा का चैट बॉक्स में आ रहा है, चैट देख लीजिए। स्नेहा का चैट बॉक्स में आ रहा है लिख के कि दोनों केस में सेम होगा। यस बिल्कुल, रनिंग कंडीशन और स्टार्टिंग कंडीशन दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई बदलाव ही नहीं है स्टार्टिंग कंडीशन से रनिंग कंडीशन के बीच में। ये सारी चीजें स्लिप पे डिपेंड करेंगी। हम लोग देखेंगे कि ये भी एस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी भी स्लिप पे डिपेंड करेगा, सारी चीजें आपके स्लिप के हिसाब से है। और स्लिप किस पे डिपेंड करता है? तो रोटर के स्पीड पे। तो बाकी सारे फैक्टर्स में क्या होता है हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग के कंडीशन में कुछ और वैल्यू और रनिंग के कंडीशन में कुछ और वैल्यू होता है, लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस में मोटर के रन करने से थोड़ा ही कोई बदलाव आता है। ठीक है, तो मोटर के रन करे या ना करे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम रहेगी, अनलेस एंड अनटिल जब तक उसमें बहुत ज्यादा हीटिंग होके उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू में बदलाव ना आए। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा हीटिंग होने की वजह से रेजिस्टेंस के जिसका रेजिस्टेंस है जिस वाइंडिंग एलिमेंट का, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव ना आए, उसके लेंथ और एरिया में बदलाव ना आए। यानी जब तक किसी कारण से उसके स्ट्रक्चर में बदलाव ना आए, हीटिंग इफेक्ट से रेजिस्टेंस में बदलाव ना आए, तब तक रेजिस्टेंस हर कंडीशन में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो स्टार्टिंग कंडीशन हो या रनिंग कंडीशन हो। इसी कारण से इसमें स्टैंड स्टिल हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ लिखते हैं हम लोग रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। ठीक है, तो लिख लीजिए रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। अब आ जाइए X2 में। तो X2 भी यानी आपके रोटर कंडक्टर्स का रिएक्टेंस भी स्लिप पे डिपेंड करता है, रोटर के स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि आपके रोटर के कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी इस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, स्लिप टाइम्स आपके सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। और दूसरा हमें पता है तो डेफिनेटली रोटर का रिएक्टेंस जो होगा वो भी होगा आपका 2 पाई FL के बराबर। कोई भी रिएक्टेंस, रोटर का ही नहीं, कोई भी रिएक्टेंस होता है तो उसको इस फार्मूला से हम लोग रिलेट करते हैं, उसको 2 पाई FL से हम लोग रिलेट करते हैं। तो जाहिर है स्टार्टिंग के कंडीशन में क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग के कंडीशन में फ्रीक्वेंसी यही है, तो स्टार्टिंग के कंडीशन में क्या होगा? जो रोटर का ईएमएफ होगा, ठीक है, वो 2 पाई FL ही होगा।
लेकिन रनिंग कंडीशन में क्या होगा, तो ये बदल जाएगा। अगर हम इसको x2 डैश कहें तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 2 पाई, और अब जो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो रही है वो ये वाली फ्रीक्वेंसी है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को और हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 2 पाई s f l, यानी कहीं ना कहीं ये जो आ रहा है आपका x2 डैश, कहीं ना कहीं x2 डैश जो आपका आ रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं x2 डैश इज x s टाइम x2। ठीक है, तो जाहिर है इसमें बदलाव आता है स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन में। ये रनिंग कंडीशन का अगर रिएक्टेंस है तो स्टार्टिंग की कंडीशन से s टाइम से हम लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां मेंशन करना जरूरी होता है स्टैंड स्टिल। तो लिख लीजिए इसमें रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल। ठीक है, और अब जैसे ही रेजिस्टेंस डिफाइन हो गया, रिएक्टेंस डिफाइन हो गया, तो इसके बेसिस पे हम लोग इंपीडेंस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए Z2 इज इक्वल टू रोटर इंपीडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, रोटर इंपीडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल। और डेफिनेटली इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन से r2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, यानी Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट r2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, अब लिख लीजिए I2, अब लिख लीजिए I2 ठीक है, I2 में लिख लीजिए रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल। अब होता क्या है कि हमें पता है यहाँ पे इन दोनों को हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, इन तीनों को, यानी रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, रोटर इंपीडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल। तो जाहिर है इन तीनों को हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। और जाहिर है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फाई जो एंगल है, ठीक है, फाई एंगल है, फाई एंगल किसके किसके बीच का होता है, तो रोटर कंडक्टर के इंड्यूस्ड ईएमएफ और रोटर करंट का, ठीक है, रोटर कंडक्टर के इंड्यूस्ड ईएमएफ और रोटर करंट का के बीच का एंगल फाई है, जिसको हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल में भी यूज करते हैं। और यहाँ ये रेजिस्टेंस और इस तरह से रिएक्टेंस और इस तरह से इंपीडेंस को हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। और डेफिनेटली ये कितना है, तो R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इस तरह से हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, अब किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, तो इस सर्किट के केस में E2 क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है रोटर कंडक्टर का, तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं Z2 इंटू I2 से। ठीक है, और I2 हमें मिल जाएगा फिर ठीक है, तो I2 की वैल्यू को हम लोग E2 और Z2 के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फर्दर हम लोग चाहें तो Z2 की वैल्यू यहां से उठा के
ये वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह I2 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं जो रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को अब हम लोग इक्वेशन डिराइव करने में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, किन किन चीजों को हम लोग यूज कर रहे हैं? तो पहला है रोटर कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज एट स्टैंड स्टिल, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, रोटर इंपीडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल। और रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल को हम लोग इस तरह से रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ और रोटर इंपीडेंस के टर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन्हीं सारी क्वांटिटीज को स्टार्टिंग टॉर्क के एक्चुअल इक्वेशन को डिराइव करने के समय हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, डीसी मशीन के टॉर्क के केस में इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए थे डीसी मशीन के लेक्चर 23 में। सब लोगों ने देखा है डीसी मशीन का लेक्चर 23? सब लोगों ने देखा है डीसी मशीन का लेक्चर 23? रिप्लाई। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मेरी आवाज उधर आ रही है क्लियर? तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही ठीक से इधर। मेरी आवाज आ रही है? आवाज कट रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। डीसी मशीन वाले लेक्चर 23 में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क ओमेगा भी कैसे डिराइव होके आता है, कैसे हम लोग लीनियर मोशन में फोर्स से लेके चलते हैं। तो लीनियर मोशन में हम लोग पावर को निकालते हैं और लीनियर मोशन में हम लोग वर्क डन को निकालते हैं। तो लीनियर मोशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका लीनियर मोशन है, ठीक है, जैसे ही हम लोग आ जाते हैं लीनियर मोशन के केस में, तो लीनियर मोशन के केस में किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने की वजह से मान लो ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहां से यहां तक आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो लीनियर मोशन के केस में हम लोग निकालते हैं एनर्जी या फिर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये वर्क डन भी हो सकता है, ये एनर्जी भी हो सकता है, और बाद में हम लोग जानते हैं कि पावर क्या हो जाता है, एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन, या दूसरे शब्दों में पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। और ये क्या हो जाता है, तो F इंटू ds बाई dt। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली रोटेशनल मोशन में फोर्स का जगह ले लेता है टॉर्क और लीनियर वेलोसिटी का जगह ले लेता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जिस तरह लीनियर मोशन में पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, रोटेशनल मोशन में फोर्स का जगह टॉर्क ले लेता है और आपके लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ले लेता है। तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग पावर निकालते हैं। तो थ्री फेज सर्किट में, अगर थ्री फेज सर्किट में हम लोग चलते हैं तो थ्री फेज पावर कितना होगा, तो थ्री फेज सर्किट के केस में, थ्री फेज सर्किट के केस में पावर क्या होगा, थ्री फेज पावर थ्री फेज सर्किट के केस में पावर क्या होता है, थ्री फेज पावर बताइए एनीवन। थ्री फेज सर्किट के केस में थ्री फेज पावर कितना होता है? थ्री हाँ
हाँ, और पावर फैक्टर cos फाई। देखो हमेशा ध्यान में रखना, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मेरी आवाज आ रही है उधर क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहां ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग थ्री फेज पावर में आएंगे, दो तरह का केस हो सकता है। एक, जब लाइन वैल्यूज गिवन हो, ठीक है, केस वन, जब लाइन वैल्यूज गिवन हो, ठीक है, जब लाइन वैल्यूज दिया हुआ हो ना, तो उस केस में पावर कितना हो जाएगा, √3 VL IL cos फाई। ठीक है, ये दोनों केस में होगा, स्टार के केस में भी और डेल्टा के केस में भी। ठीक है, और उसी तरह सेकंड केस में अगर हम लोग आ जाएं, जब फेज वैल्यूज दिया रहेगा, ठीक है, सेकंड केस में हम लोग आ जाएं, केस टू, जब फेज वैल्यूज दिया हुआ है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। फेज वैल्यूज के केस में आपका थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, सिंपली 3 VP IP cos फाई। क्लियर? तो ये दोनों केस हो गया। जब लाइन वैल्यूज दिया रहेगा तो हम लोग ये यूज करेंगे √3 VL IL cos फाई, और जब फेज वैल्यूज दिया रहेगा तो हम लोग ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अब डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, तो यहाँ के इक्वेशन पे जो हम लोग यूज करेंगे, यहाँ हमें जो मिल रहा है, ठीक है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। यहाँ कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, लाइन वैल्यूज वाला कि फेज वैल्यूज वाला? बताइए कोई, लाइन वैल्यूज वाला कि फेज वैल्यूज वाला? यस, क्योंकि सारी क्वांटिटीज को हमने फेज में लिया है। यहां हम लोगों ने लिया था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर पर फेज एट स्टैंड स्टिल, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, रोटर इंपीडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल। ठीक है, यानी सारी क्वांटिटीज हम लोग पर फेज लेके चले थे, तो डेफिनेटली पावर हम लोग वो यूज करेंगे जहां फेज वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा वो कितना होगा, तो आपका 3 V फेज I फेज cos फाई वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और उसमें पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम लोग कंप्यूट कर देंगे, यानी अल्टीमेटली ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। क्या हुआ? अल्टीमेटली ये इक्वेशन ले जाके हम लोग वहां यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं पावर के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, और पावर की वैल्यू, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, हमें पता है। चलो मान लो पावर की वैल्यू को पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं और उसको बाद में हम लोग यूज करेंगे। तो वो इक्वेशन यहां पे लिख लेते हैं। थ्री फेज पावर जो हम लोग निकालते हैं वो कितना हो जाता है, 3 VP IP cos फाई। ठीक है, इसी को यहां यूज करेंगे, बस वैल्यूज जो हम लोग वहां ले रहे थे वो यूज करेंगे। रोटर के लिए हम लोग तो VP जो फेज वोल्टेज रोटर के लिए हम लोग ले रहे थे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज यानी E2 ले रहे थे, तो VP की जगह E2 को हम लोग पुट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा E2, और IP की जगह हम लोग I2 को पुट कर देंगे, I2 cos फाई 2। ठीक है, यानी इंडक्शन मोटर के रोटर के लिए जिन वैल्यूज को हमने लिया था उन वैल्यूज को इनके जगह पुट कर देंगे। तो पर फेज वोल्टेज की जगह हम लोग E2 लेके चलेंगे, क्योंकि वही सिंबल हम लोग लेके चले थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर पर फेज।
करंट इन रोटर कंडक्टर्स पर फेज एट स्टैंड स्टिल, और ये आपका रोटर पावर फैक्टर। इस तरह से लेके हम लोग इसको कंप्यूट कर देंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है इतना? यस सर। ठीक है, अब आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। फर्दर प्रोसीड करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ से बहुत आसानी से टॉर्क का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। बहुत आसानी से टॉर्क का इक्वेशन मिल जाएगा। सिंपली टॉर्क के इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ओमेगा को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। मींस 3 बाय ओमेगा इनटू E2 I2 cos phi 2। ठीक है, और ओमेगा को हम लोग आरपीएस से कैसे रिलेट करते हैं, रेवोल्यूशंस पर सेकंड से कैसे रिलेट करते हैं, तो हमें पता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, तो ओमेगा को हम लोग आरपीएस से कैसे डिनोट करते हैं, तो हम लोग ओमेगा को, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ns से इंडिकेट करते हैं, अगर ns आपका सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, 2 पाई ns से हम लोग वहां पे इंडिकेट करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, ले जाके ओमेगा की वैल्यू को यहां पे ले जाके पुट कर देंगे। ये हमें मिल जाएगा 3 बाई 2 पाई ns इंटू E2 I2 cos phi 2। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अब इन वैल्यूज को नॉन क्वांटिटीज के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहां देखो I, तो ये जो इक्वेशन है इसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू जो हम लोग लेके चले थे उसको कंप्यूट करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको सबको ध्यान में रखना है। यहाँ जो हम लोग लिखते हैं ना ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ns, यहाँ ध्यान देना है जो ns की जगह वो स्पीड आएगा, ठीक है, वो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी जो रिस्पॉन्सिबल है रोटर कंडक्टर्स के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए। ठीक है, इस केस में, स्टार्टिंग के केस में ये फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, यहाँ इस केस में, इंडक्शन मोटर के केस में, ये एक्चुअल फार्मूला जो आएगा ना वो ये आएगा। एक्चुअल फार्मूला ये आता है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, यहां जो ओमेगा और 2 पाई के बीच का रिलेशन हम लोग निकालेंगे वो एक्चुअल में ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, हमेशा याद रखना है। यानी यहां पे n वाले पोर्शन में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कहीं भी हम लोग लिखते हैं ना, नॉर्मली कहीं भी लिखते हैं तो हम लोग कह देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। ठीक है, ये नॉर्मल केस के लिए है, n आरपीएम। लेकिन इंडक्शन मोटर के केस में ये जो टर्म यूज होता है, ये वो स्पीड होना चाहिए, वो रिलेटिव स्पीड होना चाहिए जिसके वजह से, जिस रिलेटिव स्पीड के वजह से रोटर कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो जाहिर है हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसमें से एनआर को माइनस कर देते हैं, यानी रोटर स्पीड को, तो हमें जो डिफरेंस मिलता है, यानी हमें जो ये स्पीड मिलता है ns माइनस एनआर, ये क्या है, तो यही एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन द सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रोटर कंडक्टर। यानी सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर कंडक्टर के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ये है। तो एक्चुअल फार्मूला ये है। ठीक है, लेकिन इस केस में स्टार्टिंग के समय, चूंकि हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क निकाल रहे हैं, तो स्टार्टिंग के समय ये कहां सिमट जाएगा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, एनीवन? nr is equal to 0, यानी स्टार्टिंग कंडीशन में ये फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला अभी हम लोग यहां लिख रहे हैं। अदरवाइज हमेशा याद रखना है कि यहां जो n इन्वॉल्व होता है, 2 पाई के बाद जो n इन्वॉल्व होता है, वो n वो रिलेटिव स्पीड है जिसके वजह से रोटर कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने देखा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे 2 पाई ns, ओमेगा की जगह 2 पाई ns यूज करेंगे, यानी जो n का टर्म है वहां हम लोग ns यूज करेंगे।
एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग nr इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब जो टॉर्क का इक्वेशन है इसमें इन वैल्यूज को हम लोग कंप्यूट करेंगे। यहाँ पर ओमेगा की जगह 2 पाई ns हम लोग पुट करेंगे और इस टॉर्क के इक्वेशन को फाइनली हम लोग डिराइव करेंगे। तो t और यहाँ पे 3 ओमेगा की जगह 2 पाई ns। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि E2 और I2 यहाँ पे है और साथ साथ हमारा cos phi 2, इन वैल्यूज को भी हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ E2 को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं और पहला जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे I2 की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल का यूज करके। पहले हम लोग देख चुके हैं इस तरह से I2 की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल के हेल्प से E2 और इम्पीडेंस Z2 के रेस्पेक्ट में, और अल्टीमेटली Z2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम लोग I2 की जगह कंप्यूट कर सकते हैं टॉर्क के इक्वेशन में, स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन में। और साथ साथ हमें एक और टर्म वहां दिख रहा है cos phi 2 यानी पावर फैक्टर, cos phi यानी पावर फैक्टर हमें दिख रहा है cos phi 2 यानी पावर फैक्टर हमें दिख रहा है। इस पावर फैक्टर को भी हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल के हेल्प से ही वहां पे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देख चुके हैं यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल पे एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं। तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में अगर हमें cos निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसके हेल्प से हम लोग पावर फैक्टर यानी cos phi 2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं cos phi 2 और डेफिनेटली cos के फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या होगा b अपॉन h, और हम लोग देख सकते हैं b में यानी बेस में जो वैल्यू है और हाइपोटेनस में जो वैल्यू है इन दोनों को पुट करके अल्टीमेटली हमारा cos phi 2 मींस रोटर पावर फैक्टर हमारा हो जाएगा R2 और हाइपोटेनस में हमारा Z2 है R2 अपॉन Z2। फिर से हम लोग Z2 की एक्सपेंडेड वैल्यू को हम लोग अगर लिख दें R और X यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के टर्म में, तो इसको हम लोग अल्टीमेटली लिख सकते हैं R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो यहां से हम लोग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन में I2 की वैल्यू को ले जाके वहां पुट कर देंगे टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन में, और रोटर पावर फैक्टर की वैल्यू को ले जाके वहां पे पुट कर देंगे और अल्टीमेटली हमें स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो I2 की जगह हमने देखा, I2 की जगह जो वैल्यू हमें मिलता है, I2 की जगह जो हमें वैल्यू मिलता है ये E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, इसको ले जाके हम लोग पुट कर देंगे और पावर फैक्टर, रोटर पावर फैक्टर cos phi 2 की जगह R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, इसको ले जाके उसमें वहां पुट, उस इक्वेशन में, स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका E2 एक E2 ये पहले से है और एक I2 वाले में हमने जो डिराइव करके लाया ओम्स लॉ के हिसाब से E2 इज इक्वल टू Z2 I2 के टर्म में, और उसको अल्टीमेटली जब हमने एक्सपेंड किया तो हमें ये इक्वेशन मिला जिसको हम लोग I2 की जगह रिप्लेस कर देंगे, I2 की जगह कंप्यूट कर देंगे इसको, और यहाँ पे जो पावर फैक्टर की वैल्यू हमने वहां फाइंड आउट किया था तो ये हमें मिला था R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, और डेफिनेटली ये टॉर्क का इक्वेशन है तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फर्दर इस इक्वेशन को और सॉल्व करके हमें मिलेगा टॉर्क स्टार्टिंग, चूंकि स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं तो टी में st यानी स्टार्टिंग का सफिक्स हम लोग सब्सक्रिप्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं st सब्सक्रिप्ट, चूंकि स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे 3
अपॉन 2 पाई एन एस, और अल्टीमेटली ये न्यूमरेटर टर्म में E2 स्क्वायर और रोटर रेजिस्टेंस R2, और नीचे ये दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई होके R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर न्यूटन मीटर। तो अल्टीमेटली हमें स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन मिल गया। हमने स्टार्टिंग टॉर्क के मैथमेटिकल इक्वेशन को डिराइव कर लिया, और यहां से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो चीजें हम लोग स्टार्टिंग में चर्चा किया करते थे कि रोटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके किसी न किसी तरीके से अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता, और हम लोग जानते हैं कि ऐसा कब पॉसिबल हो पाता है, अगर हम लोग फेज माउंट रोटर यूज करें या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर अगर हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पे क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में या फेज माउंट रोटर के केस में रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके कहीं ना कहीं हम लोग रोटर रेजिस्टेंस को, ओवरऑल रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट कि हम लोग इससे स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मैथमेटिकल इक्वेशन से हमें ये चीज शो हो रहा है कि कैसे रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके अल्टीमेटली हम लोग टॉर्क को इंप्रूव कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल से अगले क्लासेस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से आपके रोटर पावर फैक्टर पर अंतर पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो रोटर पावर फैक्टर ही कारण बनता है आपके रोटर टॉर्क को इंप्रूव करने का, स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने का। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमने मैथमेटिकल इक्वेशन स्टार्टिंग टॉर्क का डिराइव कर लिया, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन फर्दर आगे हम लोग और अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग रनिंग टॉर्क को भी इसी तरह से डिराइव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।